द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का हिंदी अनुवाद अब उपलब्ध है और इसे कई प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर खरीदा जा सकता है। यह पुस्तक बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक माने जाते हैं। हिंदी संस्करण उनके गहन वित्तीय ज्ञान और निवेश के सिद्धांतों को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक विशेष रूप से दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयोगी है और इसे वॉरेन बफेट जैसी महान हस्तियों ने भी अत्यधिक सराहा है। परिचय। यह पुस्तक क्या हासिल करने की उम्मीद करती है? इस पुस्तक का उद्देश्य आम पाठकों के लिए उपयुक्त रूप में निवेश नीति अपनाने और उसे क्रियान्वित करने में मार्गदर्शन प्रदान करना है। यहाँ प्रतिभूतियों का विश्लेषण करने की तकनीक के बारे में अपेक्षाकृत कम चर्चा की जाएगी। मुख्य ध्यान निवेश के सिद्धांतों और निवेशकों के दृष्टिकोण पर दिया जाएगा। हालांकि हम कई संक्षिप्त तुलना प्रस्तुत करेंगे जो विशेष प्रतिभूतियों, मुख्यतः जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सूची में साथ साथ दिखती हैं, के बीच होंगी, ताकि आम स्टॉक्स के चयन में शामिल महत्वपूर्ण तत्वों को ठोस रूप से समझाया जा सके। लेकिन हमारे अध्ययन का अधिकांश हिस्सा वित्तीय बाजारों के ऐतिहासिक पैटर्न्स पर केंद्रित होगा, जो कुछ मामलों में दशकों पहले तक जाते हैं। प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज में समझदारी से निवेश करने के लिए यह जरूरी है कि निवेशक यह जानने के लिए तैयार हों कि विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स और स्टॉक्स विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं और इनमें से कुछ परिस्थितियां शायद भविष्य में फिर से सामने आएं। संतायाना की प्रसिद्ध चेतावनी, जो लोग अतीत को याद नहीं रखते, वे इसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। वॉल स्ट्रीट पर इससे अधिक सटीक और उपयुक्त नहीं हो सकती। हमारा यह पाठ निवेशकों के लिए लिखा गया है जो सट्टेबाजों, स्पेक्युलेटर्स से अलग हैं, और हमारी पहली जिम्मेदारी इस अब लगभग भुलाए गए अंतर को स्पष्ट करना और इसे महत्व देना होगी। हम यह शुरुआत में ही कह सकते हैं कि यह 1 करोड़ कैसे बनाएं जैसी किताब नहीं है। वॉल स्ट्रीट या कहीं और धन प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित और आसान रास्ते नहीं होते। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक वित्तीय इतिहास की घटना का उल्लेख करेंगे, खासकर क्योंकि इससे एक से अधिक नैतिक शिक्षा ली जा सकती है। 1929 के महत्वपूर्ण वर्ष में जॉन जे रस्कोब, जो राष्ट्रीय और वॉल स्ट्रीट दोनों में एक प्रमुख व्यक्ति थे, ने पूंजीवाद के लाभों की प्रशंसा करते हुए लेडीज होम जर्नल में एवरीबॉडी ऑट टू बी रिच, हर किसी को अमीर होना चाहिए, शीर्षक से एक लेख लिखा। उनका सिद्धांत था कि केवल $15 प्रति माह की बचत यदि अच्छे सामान्य स्टॉक्स में निवेश की जाती जिसमें लाभांश पुनः निवेशित हो, तो यह 20 वर्षों में कुल $3,600 की योगदान के मुकाबले $80,000 की संपत्ति उत्पन्न कर सकती है। अगर जनरल मोटर्स के टाइकून की बात सही थी, तो यह सच में संपत्ति बनाने का एक सरल रास्ता था। वह कितने सही थे? हमारे अनुमानित गणना, जो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (DJIA) में शामिल 30 स्टॉक्स में निवेश को मानते हुए की गई थी, से पता चलता है कि अगर रास्कॉप की सलाह 1929 से 1948 के बीच लागू की जाती, तो निवेशक की संपत्ति 1949 की शुरुआत में लगभग $8,500 के आसपास होती। यह महान व्यक्ति के $80,000 के वादे से बहुत दूर है, और यह दिखाता है कि इस तरह की आशावादी भविष्यवाणियों और आश्वासनों पर कितना कम भरोसा किया जा सकता है। लेकिन एक संकेत के रूप में हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि 20 वर्षों में वास्तव में प्राप्त होने वाली वापसी 8% प्रति वर्ष की दर से अधिक रही होगी, और यह तब भी हुआ जब निवेशक ने अपने खरीदी 300 के DJIA स्तर से शुरू की और 1948 के समापन स्तर 177 पर इसे समाप्त किया। यह रिकॉर्ड नियमित मासिक स्टॉक्स की खरीदी के सिद्धांत के लिए एक प्रभावशाली तर्क माना जा सकता है, जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। चूंकि हमारी पुस्तक सट्टेबाजों के लिए नहीं है, इसलिए यह उन लोगों के लिए नहीं है जो बाजार में व्यापार करते हैं। इनमें से अधिकांश लोग चार्ट्स या अन्य बड़े पैमाने पर यांत्रिक साधनों का उपयोग करके यह तय करते हैं कि खरीदने और बेचने के सही क्षण कौन से हैं।
इन तथाकथित तकनीकी दृष्टिकोणों में लगभग सभी पर लागू होने वाला एक सिद्धांत यह है कि किसी स्टॉक या बाजार के बढ़ने के कारण उसे खरीदा जाना चाहिए और गिरने के कारण उसे बेचा जाना चाहिए। यह अन्य सभी जगहों पर व्यावसायिक समझ के ठीक विपरीत है और यह अत्यधिक संभावना है कि वॉल स्ट्रीट पर यह दृष्टिकोण लंबे समय तक सफलता नहीं दिला सकता। अपने 50 वर्षों से अधिक के स्टॉक बाजार के अनुभव और अवलोकन में हमने किसी एक भी व्यक्ति को नहीं जाना है जिसने इस तरह बाजार का अनुसरण करते हुए लगातार या स्थायी रूप से पैसा कमाया हो। हमें यह घोषित करने में कोई झिझक नहीं है कि यह दृष्टिकोण जितना लोकप्रिय है उतना ही भ्रामक भी है। हम जो कुछ अभी कह रहे हैं उसे एक उदाहरण के रूप में समझाएंगे, हालांकि यह सबूत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बाजार में व्यापार के लिए प्रसिद्ध डाउ थ्योरी की एक संक्षिप्त चर्चा द्वारा 1949 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद से द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के संशोधन लगभग हर 5 वर्षों के अंतराल पर सामने आए हैं। वर्तमान संस्करण को अद्यतन करते समय हमें 1965 के संस्करण के लिखे जाने के बाद से हुई कई नई प्रगति पर चर्चा करनी होगी। इनमें शामिल हैं एक उच्च गुणवत्ता वाले बांडों पर ब्याज दर में एक अभूतपूर्व वृद्धि, 2 प्रमुख सामान्य शेयरों के मूल्य स्तर में लगभग 35% की गिरावट जो मई 1970 में समाप्त हुई। यह पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक प्रतिशत गिरावट थी। कम गुणवत्ता वाले अनगिनत शेयरों में इससे भी अधिक गिरावट आई। 3 थोक और उपभोक्ता कीमतों में लगातार मुद्रास्फीति जिसने 1970 में सामान्य व्यापार में गिरावट के बावजूद भी गति प्राप्त की। 4 कॉन्ग्लोमरेट कंपनियों, फ्रेंचाइज ऑपरेशनों और व्यवसाय तथा वित्त में अन्य नई प्रवृत्तियों का तीव्र विकास। इनमें कई पेचीदा साधन शामिल हैं जैसे लेटर स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन वारंट्स की अधिकता, भ्रामक नाम, विदेशी बैंकों का उपयोग और अन्य। 5 हमारे सबसे बड़े रेलवे का दिवालियापन। पहले मजबूत स्थिति में रही कई कंपनियों का अत्यधिक शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कर्ज और यहां तक कि वॉल स्ट्रीट हाउसों में सॉल्वेंसी की चिंताजनक समस्या। 6 निवेश फंडों के प्रबंधन में परफॉर्मेंस प्रवृत्ति का आगमन जिसमें कुछ बैंक चालित ट्रस्ट फंड्स भी शामिल हैं जिनके परिणाम असंतोषजनक रहे। इन घटनाओं पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और कुछ निष्कर्षों और जोर पर हमारे पिछले संस्करण से बदलाव की आवश्यकता होगी। साउंड निवेश के मौलिक सिद्धांत दशक दर दशक नहीं बदलने चाहिए, लेकिन इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग वित्तीय तंत्र और जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। अंतिम बयान को वर्तमान संस्करण के लेखन के दौरान परखा गया, जिसका पहला मसौदा जनवरी 1971 में समाप्त हुआ था। उस समय DJIA अपने 1970 के निम्नतम स्तर 632 से एक मजबूत पुनर्प्राप्ति में था और 1971 के उच्चतम स्तर 951 की ओर बढ़ रहा था। इसके साथ ही सामान्य रूप से आशावाद था। जैसे ही अंतिम मसौदा नवंबर 1971 में समाप्त हुआ, बाजार एक नई गिरावट की चपेट में था जो इसे 797 तक ले आई और इसके भविष्य को लेकर सामान्य असमर्थता फिर से उत्पन्न हो गई थी। हमने इन उतार चढ़ावों को हमारे साउंड निवेश नीति के प्रति सामान्य दृष्टिकोण को प्रभावित करने नहीं दिया, जो इस किताब के पहले संस्करण 1949 से लगभग अपरिवर्तित है। 1969 से 70 में बाजार की संकुचन की मात्रा ने एक भ्रांति को दूर कर दिया होगा जो पिछले 2 दशकों में बढ़ रही थी। यह भ्रांति थी कि प्रमुख सामान्य शेयरों को किसी भी समय और किसी भी मूल्य पर खरीदा जा सकता था, न केवल अंतिम लाभ की आश्वासन के साथ, बल्कि यह भी कि बीच में होने वाली कोई भी हानि जल्द ही बाजार के नए उच्च स्तरों तक पहुंचने से पुनः प्राप्त हो जाएगी। यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था। आखिरकार शेयर बाजार सामान्य स्थिति में लौट आया है, इस अर्थ में कि अब दोनों सट्टेबाजों और शेयर निवेशकों को अपनी संपत्तियों के मूल्य में महत्वपूर्ण और शायद लंबी गिरावटों के साथ साथ उतार चढ़ाव का अनुभव करने के लिए फिर से तैयार रहना होगा।
कई द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय सामान्य शेयरों के क्षेत्र में, विशेष रूप से हाल ही में शुरू की गई कंपनियों में पिछले बाजार टूटने से हुआ विनाश तबाही जैसा था। यह अपने आप में कुछ नया नहीं था, यह 1961-62 में भी समान रूप से हुआ था, लेकिन अब एक नया तत्व था कि कुछ निवेश फंड्स ने इस प्रकार के अत्यधिक सट्टेबाजी वाले और स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यांकित शेयरों में बड़ी प्रतिबद्धताएं कर रखी थी। स्पष्ट रूप से यह केवल शुरुआती निवेशक नहीं है जिन्हें चेतावनी देने की आवश्यकता है कि जबकि उत्साह अन्य क्षेत्रों में महान उपलब्धियों के लिए आवश्यक हो सकता है, वॉल स्ट्रीट पर यह लगभग हमेशा आपदा का कारण बनता है। हमें जिस प्रमुख प्रश्न का सामना करना होगा वह उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स पर ब्याज दर में भारी वृद्धि से उत्पन्न होता है। 1967 के अंत से निवेशक ऐसे बॉन्ड्स से उस राशि का 2 गुना अधिक आय प्राप्त कर पा रहे थे जितनी आय वह प्रतिनिधि सामान्य शेयरों से लाभांश के रूप में प्राप्त करते थे। 1972 की शुरुआत में उच्चतम गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स पर 7.19% रिटर्न था, जबकि औद्योगिक शेयरों पर केवल 2.76%। यह 1964 के अंत में क्रमशः 4.40% और 2.92% था। यह विश्वास करना कठिन है कि जब हमने इस पुस्तक को पहली बार 1949 में लिखा था तो आंकड़े लगभग इसके ठीक विपरीत थे। बॉन्ड्स केवल 2.66% रिटर्न देते थे और शेयरों से 6.82% आय मिलती थी। पिछले संस्करणों में लगातार यह आग्रह किया था कि एक सतर्क निवेशक के पोर्टफोलियो का कम से कम 25% सामान्य शेयरों में रखा जाए, और हम सामान्य रूप से दोनों माध्यमों के बीच 50-50 विभाजन के पक्षधर रहे हैं। अब हमें यह विचार करना होगा कि क्या बॉन्ड्स के रिटर्न का वर्तमान बड़ा लाभ शेयरों के रिटर्न के मुकाबले एक पूर्ण बॉन्ड नीति को उचित ठहराता है, जब तक कि एक अधिक समझदारी से भरा हुआ संबंध वापस नहीं आता, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। स्वाभाविक रूप से निरंतर मुद्रास्फीति का प्रश्न हमारे निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस चर्चा के लिए एक अध्याय समर्पित किया जाएगा। अतीत में हमने इस पुस्तक को संबोधित 2 प्रकार के निवेशकों के बीच एक बुनियादी अंतर किया था, रक्षात्मक और उद्यमी। रक्षात्मक या निष्क्रिय निवेशक अपनी मुख्य प्राथमिकता गंभीर गलतियों या नुकसानों से बचने पर रखेगा। उसका दूसरा उद्देश्य प्रयास, परेशानी और बार बार निर्णय लेने की आवश्यकता से मुक्ति होगा। उद्यमी या सक्रिय या आक्रामक निवेशक की विशिष्ट विशेषता यह है कि वह उन सिक्योरिटीज के चयन में समय और ध्यान देने के लिए तैयार रहता है जो न केवल साउंड होती हैं बल्कि औसत से अधिक आकर्षक भी होती हैं। कई दशकों तक इस प्रकार का उद्यमी निवेशक अपने अतिरिक्त कौशल और प्रयास के लिए एक सार्थक पुरस्कार की उम्मीद कर सकता था जो निष्क्रिय निवेशक द्वारा प्राप्त औसत रिटर्न से बेहतर होता। हमें कुछ संदेह है कि आजकल की परिस्थितियों में सक्रिय निवेशक को वास्तव में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त होने का वादा किया गया है, लेकिन अगला साल या आने वाले साल निश्चित रूप से अलग हो सकते हैं। इसलिए हम उद्यमी निवेश के संभावनाओं पर ध्यान देना जारी रखेंगे, जैसा कि पिछले समयों में था और जो फिर से वापस आ सकता है। यह लंबे समय से सामान्य दृष्टिकोण रहा है कि सफल निवेश की कला सबसे पहले उन उद्योगों के चयन में है जो भविष्य में सबसे अधिक विकसित होने की संभावना रखते हैं, और फिर इन उद्योगों में सबसे वादा करने वाली कंपनियों की पहचान करना। उदाहरण के लिए, स्मार्ट निवेशक या उनके स्मार्ट सलाहकार काफी पहले कंप्यूटर उद्योग की पूरी तरह से बढ़ने की संभावनाओं और विशेष रूप से इंटरनेशनल बिजनेस मशीनों (IBM) की पहचान कर चुके होते, और इसी तरह अन्य कई विकासशील उद्योगों और विकासशील कंपनियों के लिए। लेकिन यह हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना कि यह पूर्व दृष्टि में लगता है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए आइए हम यहाँ एक पैराग्राफ जोड़े जो हमने इस पुस्तक के 1949 के संस्करण में पहली बार शामिल किया था। ऐसा निवेशक, उदाहरण के लिए, वायुमार्ग शेयरों का खरीदार हो सकता है क्योंकि उसे विश्वास है कि उनका भविष्य बाजार में पहले से प्रतिबिंबित प्रवृत्ति से भी अधिक शानदार होगा। इस प्रकार के निवेशक के लिए हमारी पुस्तक का मूल्य अधिकतर इस दृष्टिकोण में छिपे हुए जोखिमों के खिलाफ चेतावनियों में होगा, बजाय किसी सकारात्मक तकनीक के जो उसे अपने मार्ग पर मदद कर सके। ये जोखिम विशेष रूप से उस उद्योग में खतरनाक
खतरनाक साबित हुए जिसे हमने उल्लेख किया था। निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना आसान था कि वायु यातायात की मात्रा वर्षों में शानदार तरीके से बढ़ेगी। इस कारण से उनके शेयर निवेश फंड्स का पसंदीदा चुनाव बन गए। लेकिन राजस्व में वृद्धि के बावजूद जो कंप्यूटर उद्योग से भी तेज थी, प्रौद्योगिकियों की समस्याओं और क्षमता के अत्यधिक विस्तार का एक संयोजन लाभों में उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि आपदा का कारण बना। 1970 में यातायात आंकड़ों में एक नए उच्चतम स्तर के बावजूद एयरलाइनों ने अपने शेयरधारकों के लिए लगभग $200 मिलियन का नुकसान उठाया। उन्होंने 1945 और 1961 में भी नुकसान दिखाया था। 1969-70 में इन कंपनियों के शेयरों में सामान्य बाजार से भी अधिक गिरावट आई। रिकॉर्ड यह दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स के अत्यधिक वेतन पाने वाले पूर्णकालिक विशेषज्ञ भी एक प्रमुख और गैर गोपनीय उद्योग के अपेक्षाकृत छोटे कालिक भविष्य के बारे में पूरी तरह से गलत थे। दूसरी ओर, जबकि निवेश फंड्स ने IBM में पर्याप्त निवेश और पर्याप्त लाभ अर्जित किए थे, इसके स्पष्ट रूप से उच्च मूल्य और इसके विकास दर के बारे में निश्चितता की कमी ने उन्हें इस अद्भुत प्रदर्शन करने वाली कंपनी में अपने फंड्स का 3% से अधिक निवेश करने से रोक दिया। इस प्रकार इस उत्कृष्ट चयन का उनके समग्र परिणामों पर प्रभाव निर्णायक नहीं था। इसके अलावा उनके द्वारा कंप्यूटर उद्योग की कंपनियों में किए गए कई अगर अधिकांश नहीं निवेश IBM के अलावा नफे में नहीं रहे। इन दो व्यापक उदाहरणों से हम अपने पाठकों के लिए दो शिक्षा निकालते हैं। एक, व्यवसाय में शारीरिक विकास के स्पष्ट दृष्टिकोण निवेशकों के लिए स्पष्ट लाभ में तब्दील नहीं होते। दो, विशेषज्ञों के पास सबसे आशाजनक उद्योगों में सबसे वादा करने वाली कंपनियों को चुनने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के विश्वसनीय तरीके नहीं होते। लेखक ने अपने वित्तीय करियर में फंड प्रबंधक के रूप में इस दृष्टिकोण का पालन नहीं किया और वह उन लोगों को जो इसे आजमाना चाहते हैं न तो विशिष्ट सलाह दे सकते हैं और न ही बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। तो फिर इस पुस्तक में हम क्या हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे? हमारा मुख्य उद्देश्य पाठक को संभावित महत्वपूर्ण गलतियों के क्षेत्रों से बचाने के लिए मार्गदर्शन करना और ऐसी नीतियाँ विकसित करना होगा जिनसे वह सहज महसूस कर सकें। हम निवेशकों की मानसिकता के बारे में काफी कुछ कहेंगे। वास्तव में निवेशक की मुख्य समस्या और यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन संभावित रूप से वह खुद हो सकता है। गलती, प्रिय निवेशक, हमारे सितारों में नहीं है और न ही हमारे शेयरों में बल्कि हम में है। यह पिछले दशकों में और भी अधिक सत्य सिद्ध हुआ है क्योंकि अब यह अधिक आवश्यक हो गया है कि सतर्क निवेशक सामान्य शेयर खरीदे और इस प्रकार अनिच्छा से ही सही शेयर बाजार के उत्तेजना और प्रलोभनों के संपर्क में आएं। तर्कों, उदाहरणों और उत्साहवर्धन के माध्यम से हम अपने पाठकों की मदद करने की उम्मीद करते हैं ताकि वे अपने निवेश निर्णयों के प्रति सही मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण स्थापित कर सकें। हमने देखा है कि साधारण लोगों ने जो मानसिक रूप से निवेश प्रक्रिया के लिए उपयुक्त थे बहुत अधिक पैसा बनाया और रखा, बजाय उन लोगों के जो इस गुण से रहित थे। भले ही उनके पास वित्त, लेखांकन और शेयर बाजार के ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। इसके अतिरिक्त हम पाठक में मापने या मात्रात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की प्रवृत्ति पैदा करने की उम्मीद करते हैं। 100 में से 99 मामलों में हम यह कह सकते हैं कि किसी विशेष मूल्य पर वे खरीदने के लिए काफी सस्ते होते हैं और किसी अन्य मूल्य पर वे इतने महंगे होते हैं कि उन्हें बेचना चाहिए। जो कुछ चुकाया जा रहा है उसे जो कुछ प्रदान किया जा रहा है से जोड़ने की आदत निवेश में एक अमूल्य गुण है। कई साल पहले एक महिला पत्रिका में हमने पाठकों को यह सलाह दी थी कि वे अपनी स्टॉक्स वैसे खरीदे जैसे वे अपनी किराने का सामान खरीदते हैं, न कि जैसे वे अपनी खुशबू खरीदते हैं। पिछले कुछ वर्षों में और पहले भी कई समान अवसरों पर जो वास्तव में भयानक नुकसान हुए वे उन सामान्य शेयरों में हुए जहां खरीदार ने कितना पूछना भूल गया था। जून 1970 में कितना सवाल का उत्तर जादुई आंकड़ा 9.40% था जो नए उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक उपयोगिता बॉन्ड्स की पेशकश पर प्राप्त होने वाली यील्ड थी। अब यह लगभग 7.3% तक गिर चुका है, लेकिन फिर भी यह रिटर्न हमें यह पूछने के लिए ललचाता है, दूसरा उत्तर क्यों दिया जाए? इसलिए हम सामान्य शेयर निवेश के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम को कुछ विस्तार से प्रस्तुत करेंगे, जिसका एक भाग दोनों प्रकार के निवेशकों के दायरे में आता है और दूसरा मुख्य रूप से उद्यमशील समूह के लिए है।
अजीब बात यह है कि हम यहाँ एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में यह सुझाव देंगे कि हमारे पाठक खुद को उन शेयरों तक सीमित रखें जो उनके वास्तविक संपत्ति मूल्य से ज्यादा ऊपर न बिक रहे हों। इस प्रतीत होने वाले पुराने सलाह का कारण व्यावहारिक और मानसिक दोनों है। अनुभव ने हमें सिखाया है कि जबकि कई अच्छे विकासशील कंपनियां हैं जिनका मूल्य उनके शुद्ध संपत्तियों से कई गुना अधिक हो सकता है, ऐसे शेयरों को खरीदने वाला निवेशक शेयर बाजार की अनिश्चितताओं और उतार चढ़ाव पर बहुत अधिक निर्भर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई निवेशक सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो उनके शुद्ध संपत्ति मूल्य के आसपास बिक रहे हों, तो वह हमेशा खुद को एक मजबूत और विस्तारशील व्यवसायों में हिस्सेदारी का मालिक मान सकता है जिसे एक तार्किक मूल्य पर खरीदा गया है, चाहे शेयर बाजार इसके विपरीत कुछ भी कहे। इस प्रकार की सतर्क नीति का अंतिम परिणाम संभवतः अपेक्षाकृत विकास की रोमांचक और खतरनाक क्षेत्रों में कूदने की तुलना में बेहतर होगा। निवेश की कला में एक विशेषता है जिसे सामान्यतः सराहा नहीं जाता। एक योग्य यदि असाधारण नहीं परिणाम एक सामान्य निवेशक न्यूनतम प्रयास और क्षमता के साथ प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस आसानी से प्राप्त होने वाले मानक में सुधार करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम और ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि आप सिर्फ अपने निवेश कार्यक्रम पर थोड़ी अतिरिक्त जानकारी और चतुराई लगाने की कोशिश करते हैं, तो सामान्य से थोड़ा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के बजाय आप यह पा सकते हैं कि आपने और भी खराब किया है। चूंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक प्रतिनिधि सूची खरीदकर और उसे रखकर बाजार के औसत प्रदर्शन के बराबर प्रदर्शन कर सकता है, यह तुलनात्मक रूप से एक सरल मामला लगता है औसत को मात देने का, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो स्मार्ट लोग इसे प्रयास करते हैं और असफल होते हैं उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से बड़ी है। यहाँ तक कि अधिकांश निवेश फंड्स जिनके पास अपनी अनुभवी टीम है सालों से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जितना सामान्य बाजार ने किया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज हाउसों के प्रकाशित शेयर बाजार पूर्वानुमानों का रिकॉर्ड भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके मजबूत प्रमाण हैं कि उनके गणना किए गए पूर्वानुमान कुछ कम विश्वसनीय रहे हैं जितना कि एक सिक्के को उछालने का साधारण तरीका। इस किताब को लिखते समय हमने निवेश के इस बुनियादी खतरनाक पहलू को ध्यान में रखने की कोशिश की है। एक सरल पोर्टफोलियो नीति के लाभों को प्रमुखता दी गई है, उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स की खरीद और प्रमुख सामान्य स्टॉक्स की विविध सूची जिसे कोई भी निवेशक थोड़ी विशेषज्ञ सहायता के साथ लागू कर सकता है। इसके अलावा इस सुरक्षित और ठोस क्षेत्र से परे की साहसिकता को चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों से भरा हुआ बताया गया है। खासकर स्वभाव के क्षेत्र में ऐसे किसी साहसिक प्रयास को शुरू करने से पहले निवेशक को अपने और अपने सलाहकारों पर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे निवेश और सट्टेबाजी के बीच तथा बाजार मूल्य और अंतर्निहित मूल्य के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझते हैं। निवेश के प्रति एक मजबूत मानसिकता जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिद्धांत पर दृढ़ता से आधारित हो, अच्छे लाभ दे सकती है, लेकिन इन पुरस्कारों को प्राप्त करने का निर्णय बजाय सुरक्षा निवेश के सुनिश्चित लाभों के बिना गहरी आत्मविश्लेषण के नहीं किया जाना चाहिए। एक अंतिम पुनः विचार, जब युवा लेखक जून 1914 में वॉल स्ट्रीट में प्रवेश कर रहे थे तो किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि अगला आधा शतक क्या होने वाला था। शेयर बाजार को तो यह भी नहीं पता था कि 2 महीने में एक विश्व युद्ध छिड़ेगा और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर देगा। अब 1972 में हम खुद को पृथ्वी पर सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश के रूप में पाते हैं, लेकिन तमाम प्रकार की प्रमुख समस्याओं से घिरे हुए हैं और भविष्य को लेकर आशंकित अधिक हैं, न कि आत्मविश्वास से भरे। फिर भी यदि हम केवल अमेरिकी निवेश अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें तो पिछले 57 वर्षों से कुछ आरामदायक बातें निकाली जा सकती हैं। उनकी सभी उतार चढ़ावों और घटनाओं के बावजूद जो जितनी पृथ्वी को हिलाने वाली और अप्रत्याशित थीं, यह सत्य था कि सटीक निवेश सिद्धांतों ने सामान्य रूप से अच्छे परिणाम दिए। हमें इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि ये सिद्धांत ऐसा करते रहेंगे। पाठक के लिए नोट: यह किताब बचतकर्ताओं और निवेशकों की कुल वित्तीय नीति से संबद्ध नहीं है। यह केवल उनके फंड्स के उस हिस्से से संबंधित है जिसे वे
बाजार में व्यापार योग्य या पुनः प्राप्त करने योग्य प्रतिभूतियों यानी बॉन्ड्स और स्टॉक्स में निवेश करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम ऐसी महत्वपूर्ण मीडिया जैसे कि बचत और समय जमा, बचत और ऋण संघ खाते, जीवन बीमा, वार्षिकी और रियल एस्टेट मॉर्टगेज या इक्विटी स्वामित्व पर चर्चा नहीं करते हैं। पाठक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब वह पाठ में अब या इसके समकक्ष शब्द पाए तो इसका संदर्भ अंततः 1971 के अंत या 1972 की शुरुआत से है।